हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द हिंदू एनालिसिस फॉर 13th ऑफ जनवरी 2024। तो शुरू करते हैं आज के एनालिसिस। सबसे पहले फ्रंट पेज पे एक इंपॉर्टेंट खबर है। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू स्टे लो ऑन द सिलेक्शन ऑफ सीईसी एंड इलेक्शन कमीशन। तो जो बेंच है उसने नोटिस इशू किया है सेंटर को और लिस्ट किया है केस को, हालांकि फॉर हियरिंग इन अप्रैल। जो पिटिशनर है उन्होंने बोला था कि जो एक्ट है, जो ये स्टैट्यूट लाया गया था, उसने डाइल्यूट किया है जो अर्लियर जजमेंट था टॉप कोर्ट का इन द मैटर बाय रिप्लेसिंग सीजीआई विद द यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर इन सिलेक्शन कमिटी। और जो पिटीशन है उसमें ये भी आर्ग्यू किया है कि जो एक्सक्लूड किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, इट हैड नलिफाइड द कमिटी एंड द लॉ इज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। लेकिन जो जस्टिस संजीव खन्ना जी हैं उन्होंने बोला है, जो बेंच को बेसिकली लीड कर रहे हैं, उन्होंने बोला है कि हाउ कैन वी स्टे स्टैट्यूट, स्टैट्यूट को कैसे स्टे कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। और जो बेंच है हालांकि उसने जो है लिस्ट कर दिया है और जो यूनियन है उसको भी नोटिस इशू किया है और लिस्ट किया है केस को। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ जो कंटेंशन का था वो था सेक्शन 7 और 8, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 का जो ये एक्ट लाया गया था। तो इसमें बेसिकली क्या गया था, जो सेक्शन 7 था, इट मैंडेट द सिलेक्शन कमिटी टू कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन और द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा। यहाँ पे जो पहले यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर थे उनकी जगह पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो कोर्ट में ऑर्डर में बताया गया था। ठीक है ना। फिर जो सेक्शन 8 है वो अलाउ करता है सिलेक्शन कमिटी को टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर एंड कंसीडर पर्संस अदर देन दो सजेस्टेड बाय द सर्च कमिटी। तो ये दो प्रोविजन थे जो कंटेंशन का इशू है बेसिकली। तो देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे जो बेसिकली जो लीगल पिवटल लीगल क्वेश्चन जो है, जो कोर्ट के कंसिडरेशन में दिया गया है, वो बेसिकली रिवॉल्व करता है अराउंड द कॉन्स्टिट्यूशनल इंक्वायरी of whether the parliament or any legislative assembly possesses the authority to promulgate a gazette notification or ordinance to nullify or amend a judgment previously rendered by the Supreme Court। और बेसिकली वो भी जब जब वो जजमेंट एमिनेट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से। तो ये क्वेश्चन जो है बेसिकली देखने लायक रहेगा कि क्या ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है। रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो 5.7% पे राइज हो गया दिसंबर में। जो पहले 5.55% था पिछले मंथ, वो बढ़ के जो है 5.7% रहा है। ठीक है ना। रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो 4 मंथ हाई पे है ये। और देखे तो अगर हम, ठीक है ना, अ, अटल सेतु जो है वो लॉन्गेस्ट सी ब्रिज जो है अटल बिहारी वाजपेयी सैवरी नहावा सेवा अटल सेतु, इसका दूसरा नाम है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जो है, ये फ्राइडे को जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो मुंबई में जो है इनॉग्रेट किया है। और ये लगभग 21.8 किलोमीटर की लेंथ का ब्रिज है और लगभग 70,000 व्हीकल्स एवरीडे इस पे अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है जी। आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट कुछ खबर है। एक यहाँ पे जरूर है, सुप्रीम कोर्ट इश्यूज समन्स टू सेंटर ऑन केरल सूट अलीजिंग फाइनेंशियल कर्ब्स। तो जो स्टेट है उसने बोला है कि द स्टेट सेड द अमेंडमेंट्स मेड टू द फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2023, एफआरबीएम एक्ट बोलते हैं इसको, ये 2023 का। तो इसमें जो अमेंडमेंट किए थे, इट अमाउंटेड टू अ ब्लाटेंट एनक्रोचमेंट इनटू द लेजिस्लेटिव डोमेन ऑफ द स्टेट एज पब्लिक डेट ऑफ द स्टेट इज एन आइटम एक्सक्लूसिव इन द स्टेट लिस्ट इन द 7th शेड्यूल अंडर आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 7th शेड्यूल कौन से उसमें आता है, ये आर्टिकल 246 में आता है। और जो अमेंडमेंट्स है स्टेट ये कह रही है, दे हैव वायलेटेड फिस्कल फेडरलिज्म बाय क्रिएटिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स एंड इम्पेडिमेंट्स ऑन द स्टेट टू बोरो एंड रेगुलेट इट्स ओन फाइनेंसेस। तो बेसिकली यही कंटेंशन था कि जो वो है वो बोरो कर नहीं सकता था, उसके ऊपर लिमिटेशंस लगे हुए थे। तो जो सेंटर का ऑर्डर है, इट है ब्रोड द ऑपरेशन ऑफ द स्टेट्स बजट टू अ ग्रेव क्राइसिस, ये स्टेट का यहाँ पे कंटेंशन है। तो जो समन किया गया है सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को, और उसमें देखिए अब आगे क्या रुख लेता है। तो ये इस जो फिजिकल फेडरलिज्म उसके रिगार्डिंग कुछ देख के निकल के आता है। तो आगे देखते हैं। डीआरडीओ ने कंडक्ट किया है आकाश मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट। तो इसको आपको बस ये ध्यान रखें, ये कैसी मिसाइल है, ये न्यू जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइल है आकाश। ठीक है ना। और ये आईटीआर इंटीग्रेटेड जो टेस्ट रेंज है हमारी चांदीपुर, वहां से इसका सफल परीक्षण किया गया है। पॉसिबल डेब्री ऑफ आईएएफ एयरक्राफ्ट लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल आफ्टर 7 ईयर। 7 साल पहले जुलाई 22 2016 को ये जो एयरक्राफ्ट था 32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है N-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आईएफ का, वो बेसिकली जो है मिसिंग हो गया था। ये पोर्ट ब्लेयर से के लिए उड़ा था फ्रॉम चेन्नई। ठीक है ना। और इसके ऑन बोर्ड इसमें 29 पर्सन थे। तो जो अभी जो है ये माना जा रहा है कि इसका शायद डेब्री जो है वो बे ऑफ बंगाल में मिला है। 140 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द चेन्नई कोस्ट जो है वो माना जा रहा है कि ये शायद पॉसिबली उस एयरक्राफ्ट का जो है वो हो सकता है। ठीक है ना। 25.37 लाख इंडिया अचीव्ड रिकॉर्ड टीबी नोटिफिकेशन 2023। तो 25
2,37,235 टीबी केसेस जो है नोटिफाई हुए हैं 2023 में। और इंडिया ने जो टीबी नोटिफिकेशन था वो नंबर जो 2022 में था उसको थोड़ा सा बेटर किया है। जो पब्लिक सेक्टर में 2023 में नोटिफिकेशन है वो 16,99,119 रहे हैं, जबकि जो प्राइवेट सेक्टर में नोटिफाई वो 8,38,116 रहे हैं। पब्लिक सेक्टर जो है 93% नोटिफिकेशन पे पहुंच गया है, वहीं पे जो प्राइवेट सेक्टर वो 89% जो टारगेट था उसको ही अचीव कर पाया था। हालांकि इंप्रूवमेंट है पिछली बार के मुकाबले। और लेकिन एक बात ये भी कही है कि ये इंक्रीज होने के बाद भी अभी भी जो है ओनली 33% ऑफ टोटल नोटिफिकेशन इन द कंट्री जो है वो अचीव हो पाते हैं, ठीक है ना। और अभी भी 50 से 70% टीबी पेशेंट जो इंडिया में, क्योंकि वो टीबी वो जो केयर लेते हैं वो प्राइवेट सेक्टर में लेते हैं, तो जो परसेंटेज ऑफ टीबी केसेस नोटिफाइड ईच ईयर है वो काफी कम रहता है। और इसी वजह से थाउजेंड्स ऑफ टीबी केसेस जो है वो इंडिया में मिस हो जाते हैं हर साल। हालांकि प्राइवेट सेक्टर में इस बार थोड़ा सा इंप्रूवमेंट जरा जरूर देखने को मिला है पिछले साल के मुकाबले, ठीक है ना। साइंस मिनिस्ट्री ने टीम बनाई है, वो विजिट करेंगे हवाई में, जो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट वहां पे चल रहा है टीएमटी 30 मीटर टेलीस्कोप का, उसके रिगार्डिंग। ये बेसिकली क्या है, ये 30 मीटर डायमीटर का प्राइमरी मिरर ऑप्टिकल एंड इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, जो एनेबल करेगा ऑब्जर्वेशन इनटू द डीप स्पेस। और प्रपोज्ड एज ए जॉइंट कोलैबोरेशन, जिसमें कौन कौन से हैं, यूएस, जापान, चाइना, कनाडा और इंडिया के इंस्टीट्यूशन जो है इसमें बेसिकली कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं। ये मोना किया में जो है लोकेटेड है, और ये मोना किया साइट जो है वर्ल्ड की बेस्ट साइट मानी जाती है फॉर एस्ट्रोनॉमी, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको ये भी बता दें, मोना किया में बहुत सारे जो है ये इनएक्टिव वोल्केनो है, और आइलैंड ऑफ हवाई में है ये, और यहाँ पे जो है मल्टीपल टेलीस्कोप जो है ये होस्ट करता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इसकी लोकेशन को भी, मोना किया कहाँ पे है, हवाई में है, इनएक्टिव वोल्केनो है ये, ठीक है ना। रोबस्ट रेवेन्यू तो कल ही बताया था हमने कि जो डायरेक्ट टैक्सेस की रेवेन्यू है उनमें काफी ज्यादा अच्छा उसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, और 80% जो टारगेट था 2023-24 के लिए वो अचीव कर लिया गया है। 14.7 लाख करोड़ जो है डायरेक्ट टैक्स जो है इनफ्लो जो नेट रिफंड जो है एज ऑफ जनवरी 10 जो है वो कलेक्ट किया गया है, और 19.4% हायर है वो पिछले साल के मुकाबले। और जो इससे इकोनॉमिस्ट ये बिलीव कर रहे हैं कि जो नेट डायरेक्ट टैक्स की किटी है इट विल एंड अप सरपासिंग द बजट एस्टीमेट ऑफ 17.2 लाख करोड़ बाय अबाउट ए लाख करोड़ इफ नॉट मोर। अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 लाख करोड़ का एडिशनल जो है जो टारगेट था उससे ऊपर जाने वाला है बजट एस्टीमेट के ऊपर। और जो फुल ईयर ग्रोथ जो है वो लगभग 18% के अराउंड जो है वो सेटल जाके होगी। तो ये अच्छी खबर है कि डायरेक्ट टैक्सेज में हमारी इंक्रीज हुआ है। नंबर्स गेम की बात करिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग जनरल इंप्रूवमेंट सैनिटेशन मस्ट बी ओवरकम। तो लिस्ट जरूर आपको पता होगा, जो स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स हुए थे वो दिए गए हैं, और उसमें ये 8वीं साल जो है चल रहा है प्रोग्राम। और जो सबसे पहले तो यह है कि जो इंदौर है यूजुअली उस वो फिर से जो है नंबर 1 पे रहा, लेकिन इस बार ये हो कि सूरत जो उसको कंबाइंड जो है उसको साथ में दोनों को जो है फर्स्ट रैंकिंग दी गई है। उसके बाद दूसरी बात ये है कि ये तो वो थे कि यहाँ पे उन्होंने बेसिकली कहा कि ये तो वो चीजें जो हम कॉन्स्टेंटली देख ही आ रहे हैं, कंसिस्टेंट चीजें हैं ये, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे ऑथर कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा स्टैग्नेशन देखने को मिलता है। दूसरी चीज जो ऑथर ने बताई वो ये बताई कि सर्वे इज दैट इट क्रिएट्स मल्टीपल सब कैटेगरीज सो दैट मेनी मोर सिटीज हैव ए चांस एट टॉप स्कोरिंग इन सम कैटेगरी और द अदर। कुछ मल्टीपल कैटेगरीज बना रखे हैं इस वजह से, और बहुत सारी सिटीज ऐसी हैं जिनको किसी ना किसी कैटेगरी में स्कोर करने का या टॉप स्कोर लेने का चांस मिल जाता है, ठीक है ना। लेकिन ऑथर ने यहाँ पे थोड़ी सी चीजें सजेशंस भी दिए हैं, आप कह सकते हैं कंसर्न्स भी। ऑथर ने बोला है कि जो पब्लिक सैनिटेशन है इट इज नॉट समथिंग दैट इज द रिजल्ट ऑफ ए टाउन और सिटी एक्टिवली चूजिंग टू बी लेजी और इंडस्ट्रियस इन इंप्रूविंग देमसेल्फ। इट इज हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर हिस्ट्री, इकोनॉमिक कंडीशंस एंड प्रॉक्सिमिटी टू पावर। इन चीजों पे भी डिपेंड होते हैं किसी चीज की सैनिटेशन की कंडीशंस, ठीक है ना। तो few cities are perpetually at the top means that there is less attention paid to the factor that hinder a general improvement sanitation। तो ऑथर इसको एक ऐसे कह रहे हैं क्योंकि जो कुछ सिटी ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, टॉप में आ रही है, इसका मतलब ये है कि बाकी सिटीज पे कम अटेंशन दी जा रही है, उनपे फैक्टर्स जो है कुछ हैं जो हिंडर कर रहे हैं जनरल इंप्रूवमेंट सैनिटेशन में होने में। तो इसके लिए ऑथर ने कुछ सजेशन दिया है। पहला सजेशन ऑथर ने ये किया है कि जो ये कर सकते हैं कि जो कंसिस्टेंट टॉपर्स हैं उनको कुछ सालों के लिए जो है सिस्टम से रोक सकते हैं, रिटायर कर सकते हैं फ्यूचर रैंकिंग से कुछ सालों के लिए, ताकि जो बाकी सिटीज है उन पे ध्यान दिया जाए और वो इस चीज में थोड़ा सा दिखाएं कि हाँ उनको थोड़ा सा सराहेंगे तो वो ज्यादा अच्छा एफर्ट करेंगे, ठीक है ना। इससे क्या होगा, उतरे बोले इट विल थ्रो फोकस एंड हाईलाइट चैलेंजेस दैट स्टाइमी अदर सिटी। जो बाकी सिटीज में चैलेंज है उनको मौका मिलेगा उभर के आने का, उनको कंट्रोल करने का, उनको देखने का, ठीक है ना। फिर उतने नहीं बोले कि सिविक सैनिटेशन टू रिमेन अ सस्टेनेबल मूवमेंट इट इज हाई टाइम दैट द गवर्नमेंट इंटरवीन्स एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम बीइंग अ नंबर्स गेम। गवर्नमेंट को ये कोशिश करनी है ये सिर्फ नंबर गेम ना बन के रह जाए, ओवरऑल इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, सस्टेनेबल मूवमेंट इसको एक बनाना चाहिए, ठीक है ना।
लॉर्ड राम फ्रॉम मंदिर टू द मोर इम्पोर्टेंट राज्य। तो यहाँ पे ऑथर ने बोला है कि जो राम टेम्पल है वो रियलिटी होने वाला है, बट मोर इम्पोर्टेंट ये है कि दिस इज एंश्योरिंग दैट रिलीजियस डिस्प्यूट डू नॉट रिकर इन इंडिया एंड फॉर ऑल टू फॉलो द धर्म ऑफ राम राज्य। बेसिकली आप राम के जो और कैरेक्टर्स हैं उनको भी आप इंपॉर्टेंस दीजिए। ऑथर ने ये बोला है कि not having his designated temple all these years has made no difference to his certain centrality in the hearts of Indians and his position as the मर्यादा पुरुषोत्तम आइडल मैन। मंदिर नहीं था तब भी और मंदिर है तब भी जो इंडियंस के हार्ट्स में सेंट्रलिटी पोजीशन में मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह जो आइडल मैन के रूप में एक राम है वो पहले भी थे और अभी भी हैं। Ram is more than that. He is the ideal ruler, ensuring for all his subjects justice and protection and welfare and making righteousness the creed of his rule। तो ये राम जी के चरित्र है, उनका करेक्टर है, उसको जो है बेसिकली इनकलकेट करने की यहाँ पे ऑथर ने यहाँ पे बात की है। बिल्डिंग अ टेम्पल एंड इंस्टॉलिंग अ स्टैट्यूट एंड क्रिएटिंग एन एयरपोर्ट एंड द लाइक्स इज ऑफ फार लेस वर्थ देन फॉलोइंग द धर्म ऑफ राम राज्य। तो बेसिकली जो राम राज्य का धर्म जो श्री राम ने जो बताया था उसको बेसिकली ऑथर ने यहाँ पे बिल्ड करने की बात करी है कि वो चीज होनी चाहिए जो वो चाहते थे कि जो जितने भी उनके सब्जेक्ट्स हैं उनको जस्टिस और प्रोटेक्शन मिले, वेलफेयर हो सभी का, और राइचियसनेस जो है वो उनके रूल का एक मेजर जो है पिलर बनना चाहिए। ठीक है ना। सेकंड इज ए केस डायरी फॉर द इंडियन पुलिस। तो यहाँ पे जो भी जो आईजी और डीजीपीज की मीटिंग हुई थी उसके रिगार्डिंग ये बोला गया है कि हालांकि ये बहुत सारे इश्यूज यहाँ पे डिस्कस हुए, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूज को लेके जो है वो भी बोला कि उसको एजेंडा बनाइए, कोर पे रखिए, लेकिन वहां पे ऑथर ने बोला कि जो इमेज है पब्लिक आई में इट कंटिन्यूज टू बी अमिजमल एंड नो रेस्पेक्टेबल सिटीजन वुड एवर वांट टू गो इनटू अ पुलिस स्टेशन इन इंडिया टू सीक हेल्प अनलेस ही इन हिज एक्सट्रीम डिस्ट्रेस। जब तक बिल्कुल एक्सट्रीम डिस्ट्रेस में कोई आदमी कोई व्यक्ति नहीं पहुंच जाता तब तक वो यही नहीं चाहता कि उसको पुलिस स्टेशन जाना पड़े हेल्प के लिए। ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी पथेटिक कंडीशन ऑथर ने यहाँ पे बताई है। नो पुलिस कमीशन हैज बीन एबल टू डू मच इन दिस रिगार्ड एक्सेप्ट टू मेक अ फ्यू इनएन ऑब्जर्वेशंस। और इतने सारे पुलिस कमीशंस भी अपॉइंट हो चुके हैं लेकिन कोई भी पुलिस कमीशन जो है इस रिगार्ड में जो है जो इंडिपेंडेंस या सिटीजन्स को जो गार्जियन ऑर्गेनाइजेशन या जो पुअरेस्ट कम्युनिटी है वो उन तक पहुंचे, ये जो एक तरह से हेल्प है उसको कोई भी नहीं गया। एक दो ऑब्जर्वेशंस को छोड़ के बाकी चीजों पे ध्यान नहीं दिया गया है। ठीक है ना। तो उसने यहाँ पे सजेशन ये भी दिया है कि जो हायर रैंक्स है पुलिस फोर्स में दे हैव टू कॉन्शियस ऑफ द मेनी प्रॉब्लम्स दैट कन्फ्रंट पुलिसिंग। पुलिसिंग की जो बेसिकली जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है उनको बेसिकली ध्यान किसको उसको कॉन्शियस में किसको लाना पड़ेगा, जो हायर रैंक के पुलिस ऑफिसर्स है उनको इस पे ध्यान देना पड़ेगा। तो उसने यहाँ पे दो चीज बोली है कि ये जरूर बात हुई है कि टेक्नोलॉजी अडेप्ट हो गए हैं, ज्यादा टेक्नोलॉजी सवाई हो गए हैं, लेकिन क्वेश्चन वो है वेदर द यंग मैन एंड वुमेन हु बिकम कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर्स द टू रैंक्स टू विच देयर इज डायरेक्ट एंट्री विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्प्ले देयर टैलेंट। उनको क्या अपना टैलेंट डिस्प्ले करने का मौका मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है ना। क्योंकि ऑथर ने इसका रीजन बताया कि जो ऑफिसर्स हैं आईपीएस अलोन दे होग ऑल अटेंशन एट द ग्लोरी डिप्राइविंग द लोअर रैंक्स ऑफ एनी चांस टू प्रूव देमसेल्फ। ज्यादातर ग्लोरी उन्हीं की हो जाती है, ऑथर ये कहना चाह रहे हैं, और जो लोअर रैंक्स है उनको कोई चांस नहीं मिलता कि वो अपने आप को प्रूव कर पाए। तो यहाँ पे वही है कि उनको मौका देना चाहिए। तो ऑथर ने ये बोला कि नॉलेज एंड इंटीग्रिटी विल हैव टू गो टुगेदर alongside genuine empathy for the common man if the image of India's police force has to improve। अगर आपको improve करना है तो बेसिकली नॉलेज और इंटीग्रिटी आपको एक साथ लेना पड़ेगा, साथ में जेन्युइन एम्पैथी होनी चाहिए कॉमन मैन के प्रति अगर आपकी पुलिस फोर्स की वाकई में इमेज जो है इंप्रूव करना चाहते हैं। ठीक है ना। शेडो ऑफ पॉलिटिक्स फिर साथ में ये भी बोला है कि जो डिस्कशन ऑफ पॉलिसिंग कैन बी कंक्लूडेड विदाउट रेफरिंग टू द इटरनल कंप्लेंट ऑफ द पॉलिटिसाइजर ऑफ द पुलिस फोर्स। जो पुलिस फोर्स में पॉलिटिसाइजन देखने वाला धर है उसके उसके बिना तो डिस्कशन हो भी नहीं सकता। पुलिसिंग की बात है तो आपको उसको तो सबसे पहले डिस्कस करना ही पड़ेगा कि किस तरीके से जो पुलिस फोर्स है उसका पॉलिटिसाइजेशन कम किया जाए या फिर ना किया जाए, मतलब पॉलिटिसाइजेशन ना हो, ये उतने यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। यूके के प्राइम मिनिस्टर ने जो है हेल्पिंग हैंड बोला है, उन्होंने बोला है कि नया सपोर्ट पैकेज रिलीज किया यूक्रेन के लिए जिसमें मिलिट्री फंडिंग को भी जो है थोड़ा सा इंक्रीज किया है। 2.5 बिलियन पाउंड्स का यानी कि 3.2 बिलियन डॉलर का ये लगभग मिलिट्री फंडिंग का जो है उन्होंने यूक्रेन के लिए अगले फाइनेंशियल ईयर में जो है दिया है, जिसमें बेसिकली लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और थाउजेंड्स ऑफ ड्रोन्स और एयर डिफेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है ना। सूडान के कैपिटल में लगभग 33 सिविलियन जो है किल्ड हुए। तो सूडान के कैपिटल को आपको याद रखना है, इसका कैपिटल है खार्तूम, ये अक्सर आ जाता है
ठीक है ना? अफ्रीकन जो कैपिटल्स हैं वो कई बार पूछे गए हैं, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे। यूएस यूके ने लॉन्च किया जॉइंट स्ट्राइक्स अगेंस्ट द हौती हौती टारगेट्स आफ्टर रेड सी अटैक। तो रेड सी का अटैक आप सभी को पता है, हौती जो यमन जो हौतीज हैं उन्होंने टारगेट किया था रेड सी को। उसके बाद अब यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा लेड जो कोलिशन है, इट सेज द अटैक्स वर कैरिड आउट इन यमन ऑन फ्राइडे इन अकॉर्डेंस विद द इनहेरेंट राइट ऑफ द इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस। और जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं श्री एस जयशंकर जी, उन्होंने बोला है कि दे हेल्ड कॉल विद एंथनी ब्लिंकन ऑन थर्सडे। ठीक है ना? तो ये यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे। म्यांमार की जनता और आर्म्ड अलायंस जो है उनके बीच में सीज़ फायर पहुँच गया है, और ये चाइना का जो फैसिलिटेशन रहा है उसमें उसकी हेल्प से जो है ये सीज़ फायर का एग्रीमेंट पहुँच पाया है। जो म्यांमार की मिलिट्री थी और जो अलायंस थी आर्म्ड एथनिक मिनॉरिटी ग्रुप्स की, उन्होंने अनाउंस किया सीज़ फायर फ्राइडे को आफ्टर मंथ्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दैट हैज़ पोज्ड द बिगेस्ट थ्रेट टू द जुंता सिंस इट सीज़ पावर इन 2021। तो तब से 2021 से जो है ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इनके बीच में आर्म्ड, तो वो जो है अब सीज़ फायर जो है दोनों ने डिक्लेयर किया है, ठीक है ना? चाइना ने इसमें मीडिएशन किया है। आगे देखते हैं, नवंबर का जो फैक्ट्री आउटपुट ग्रोथ है वो भी ड्रॉप हो गई है टू द 8 मंथ लो ऑफ 2.4% पे पहुंच गई है। जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ थी इट स्पटर्स टू 1.2%, और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो आउटपुट है वो भी ड्रॉप हुई है 29 मंथ लो पे। 6 ऑफ द 23 मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट जो है वो ग्रो करे हैं ड्यूरिंग द मंथ, और जो फर्नीचर आउटपुट है वो भी जो है ड्रॉप हुई है 30.5% पे। तो नवंबर का जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो 16 मंथ जो हाई पे चल रहा था 11.6% था अक्टूबर में, लेड बाय सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन मैन्युफैक्चरिंग। बेस इफेक्ट जो था नवंबर 2022 में जब आईआईपी जो है 7.6% था, वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा था मॉडरेट करने में ग्रोथ रेट को। जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन था वो भी लोएस्ट लेवल पे जो है फॉल कर गया सिंस फरवरी, और कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक जो आउटपुट है वो भी ड्रॉप है 25%। तो ज्यादातर सेक्टर में आपको ड्रॉप देखने को मिल रहा है, ठीक है ना? आगे देखते हैं, ग्लोबल शिपिंग इन अ स्पोर्ट एज पनामा कैनाल शॉर्ट ऑफ वाटर। तो पनामा कैनाल में जो है पानी का जो लेवल है, वाटर लेवल कम हुआ, जिसकी वजह से जो है जो शिपिंग इंडस्ट्री है वो थोड़े से परेशान है। ये आपको ध्यान रखना है, पनामा कैनाल है क्या? तो ये 82 किलोमीटर की वाटरवे है आर्टिफिशियल, जो कनेक्ट करती है अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। 82 किलोमीटर इसकी लेंथ है, आर्टिफिशियल वाटरवे है, कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ, और ये मेजर थ्रू फेयर है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए फॉर ओवर 100 ईयर्स के लिए से मेन एक तरह से काम कर रहा है। लेकिन अभी उसमें जो है वाटर लेवल कम होने की वजह से जो है शिपिंग जो वो है उनको इंडस्ट्रीज को जो है वो थोड़ा-सा वो रहा है कि क्राइसिस चल रहा है वहाँ पे, ठीक है? स्पोर्ट्स में ऐसी कोई खास खबर नहीं आई है आपको। जो इंडिया है वो रेडी हो रही है अफ़गानिस्तान के साथ सेकंड टी20 में, तो वही देखना है। बाकी होस्ट जो है इंडिया इस बार होस्ट कर रही है, उसमें देखते हैं कि वो पेरिस के लिए मतलब जो ओलंपिक है उसके लिए इंडियन हॉकी वुमेन्स टीम क्वालीफाई कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, तो उसी के रिगार्डिंग तैयारी यहाँ पे चल रही है, ठीक है ना? इंडिया होस्ट कर रही है तो देखते हैं कि आप पहुँच पाते हैं या नहीं, ठीक है? तो दिस इज़ इट रिगार्डिंग टू ये डिस्कशन, होप आपको ये अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू।